कॉलेज के दिनों में क्रिकेट के मैदान में बतौर तेज गेंदबाज उतरने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने करीब 3 दशक पहले हैदराबाद के चार मीनार इलाके से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे चलकर उनके सियासी बाउंसर्स मुस्लिम वोटों वाले विकेट पर जमी पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बन जाएंगे। मौजूदा वक्त में देश की मुस्लिम सियासत में एक बड़ा बदलाव साफ नजर आता है। जो वोट बैंक लंबे समय तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या टीएमसी के साथ जुड़े रहे, वहां असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम लगातार अपनी पकड़ को मजबूत करती दिख रही। खास तौर से महाराष्ट्र में हुए निकाय चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने कई सियासी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। अगला चुनाव तेलंगाना का है, जिस पर फोकस है असदुद्दीन ओवैसी का। लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी फिर से सियासी मैदान में आए। ओवैसी की राजनीति को विस्तार से बताती यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। और आप बंद कर दिए। अरे कैसा राष्ट्रवाद है ये तुम्हारा? मोदी जी बोले ओके। ट्रंप ने बोल दिया आपको तुम रशिया से तेल नहीं खरीदना। मोदी जी बोले कब बंद करूं? ये नेशनलिज्म है आपका। एक गोरा चमड़ी का कोई शख्स बोलेगा हम सुनेंगे उसको। इतने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री तुम, मगर आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है ये मियां है, इनको अगर वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आपको मुझसे नफरत है, जरूर रखो आप, मुझे इसका कोई एतराज नहीं है, मगर कभी तुम ये तो सोचो कि इस देश का क्या होगा। वही हैदराबादी जुबान, वही तल्ख अंदाज और वही चार मीनार के किनारों से दिल्ली की सत्ता को ललकारने की हनन। पार्लियामेंट में 11 साल में मोदी मेरे ख्याल से 4 मरतबा बोले पार्लियामेंट में, ऐसा मारते सीने को। सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, फिर एक सुप्रीम कोर्ट में रोके गई कुने आप ऐसा मारो, खाली सीने पे मारे तो हो जाता। अरे दिल में दर्द होना गरीबों के वास्ते। ओवैसी भड़काते हैं, उकसाते हैं, डरते हैं या डराते हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि हैदराबाद की आधी आबादी के लिए ओवैसी वो भाईजान हैं जिनका अंदाज अलग है। मेरी लड़ाई वतन से नहीं है, मेरी लड़ाई उन ताकतों से है जिन्होंने मुसलमानों को, दलितों को उनका हक छीन कर उनसे नाइंसाफी की। अगर मजलूमों को उनका हक दिलाना जो भारत के आईन, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, अगर वो गुनाह है तो खुदा की कसम मैं नहीं, मेरी आने वाली नस्लें सुबह कयामत तक ये गुनाह करते रहेंगी। कौम के जज्बात को भड़काने वाली ऐसी तकरीरों से ओवैसी ब्रदर्स की राजनीति बुलंदी पर पहुंचती रही है। ओवैसी की तकरीरों पर ताली पीटने वाली भीड़ की बदौलत मजलिस की राजनीति परवान चढ़ती रही है। और अब ये और तल्ख हो चुकी है क्योंकि हैदराबादी भाईजान की वो ख्वाहिश परवान चढ़ चुकी है जिसे ओवैसी खानदान दशकों से चाहता था। आप जानना चाहते हैं कि वो ख्वाहिश क्या है तो सुनिए। पिछले महीने महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के 13 नगर निगमों में 126 पार्षदों ने अपनी सीटों पर जीत हासिल की, जो पिछले नगर निगम के चुनावों में जीते गए 56 वार्ड्स की तुलना में डबल से भी ज्यादा है। और तभी से असदुद्दीन ओवैसी का हौसला बुलंद है। आप देखिए जहां जहां मजलिस लड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। 125 अराकीन बल्दिया महाराष्ट्र में मजलिस के कामयाब हुए तो सब परेशान हो गए और बोले नहीं ये नई तब्दीली आ रही है। मेरे को ले जाके वो पागल से मिला दिए जो हिंदुस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान जाके मर गया। अरे मैं वो नहीं हूं, मुझे इस वतन से मोहब्बत थी और हमेशा रहेगी। चंद बरस पहले तक ओवैसी की ऐसी मजलिसें और तकरीरें पुराने हैदराबाद तक ही सीमित थी, लेकिन अब देश के कई राज्यों में ओवैसी की पार्टी का विस्तार हो चुका है। तेलंगाना में एआईएमआईएम के 7 विधायक, 2 एमएलसी, 67 नगर परिषद और 70 पार्षद हैं। तेलंगाना के बाहर पार्टी के बिहार में 5 विधायक हैं। और अब महाराष्ट्र नगर निगम और बीएमसी में मिली शानदार जीत के बाद ओवैसी बंधुओं का मिजाज
और तेवर बदल चुका है। पिछले कुछ वक्त से ओवैसी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। बात चाहे यूजीसी की हो या फिर अमेरिका से हुई ट्रेड डील की, ओवैसी ने हर बार सरकार को अपने ही अंदाज में घेरने में देरी नहीं की। इसकी एक वानगी जरा देखिए। ट्रंप ने बोल दिया आपको तुम रशिया से तेल नहीं खरीदना। मोदी जी बोले कब बंद करूं? ट्रंप बोला यू मस्ट नॉट बाय। मोदी जी बोले यस एग्रीड, वो बंद कर दिए। क्यों? ट्रंप बोले ये नेशनलिज्म है आपका। एक गोरा चमड़ी का कोई शख्स बोलेगा हम सुनेंगे उसको। देश के लिए जो होगा वो अच्छा हम करेंगे। अमेरिका का सदर है, भारत का नहीं है तू अमेरिका के लिए क्या करता कर ले, मगर हमारा देश हमारा रहेगा। हैदराबाद से अमेरिका के राष्ट्रपति को ललकारने का ये हौसला ऐसे ही नहीं आता है। ओवैसी जानते हैं, सामने ताली पीटने वाली भीड़ की नब्ज को पहचानते हैं, इसीलिए हर तकरीर में तेवर और तल्ख हो जाते हैं। यूजीसी बिल को लेकर ओवैसी ने सरकार पर कैसे हमला बोला, जरा सुनिए। ने रेगुलेशन बनाया मगर सुप्रीम कोर्ट में टाइम टाइम हो गया। अच्छा फिर आप देख लो यही रेगुलेशन क्यों बनाया गया था। रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का बच्चा, उसकी मौत हो गई और एक मुस्लिम बच्ची डॉक्टर थी, आदिवासी थी, पायल टाडी, उसको उसके मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की गई तो बच्ची की मौत हो गई। उनके लिए कानून बनाया गया था ये, मगर आज आप सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को, अपने ही रेगुलेशन को वो नहीं कर सके। और बीजेपी वाले बोलते हम विश्व गुरु हैं। असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के आदिलाबाद में रैली कर रहे थे क्योंकि ये ओवैसी का लेटेस्ट चुनावी टारगेट है। तेलंगाना की 7 नगर निगमों और 116 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव होने हैं। 11 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसमें 12,993 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 13 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। 9 फरवरी को प्रचार खत्म होना है। लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सामने ताली पीटने वाली भीड़ थी, लिहाजा ओवैसी की तकरीरों का सिरा सियासी होने के साथ ही मजहबी हो गया। ये दीन हमको किसी बादशाहों के महल से नहीं मिला, ये दीन हमको चमन पर चलकर नहीं मिला, ये दीन हमको खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर मिला। अपने हौसलों को बुलंद रखिए। ये आज जो जुल्म करने वाले हैं, कल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन तमाम को शिकस्त देगा। ओवैसी की मजहबी राजनीति का विरोध करने वाले तर्क देते हैं कि भड़काऊ भाषण देने, हैदराबादी जुबान में लच्छेदार उर्दू बोल लेने या शेरो शायरी करने से वोट बटोरे तो जा सकते हैं, लेकिन इससे कौम का भला नहीं हो सकता। लेकिन इससे हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी को कहां फर्क पड़ता है। यही वजह है कि तेलंगाना के आदिलाबाद की रैली में ओवैसी गाजा तक का जिक्र ले आए, और वो भी 15 मिनट वाले अंदाज में। जरा इसे भी सुनिए। हम देश के वजीर आजम से पूछ रहे हैं कि बताया गया कि आप इजराइल को जाने वाले हैं। मोदी जी, आप बेंजामिन नेतन्याहू को बोलकर सिर्फ गाजा में 15 मिनट के लिए जाइए। 15 मिनट के लिए गाजा में जाकर देख लो आप कि उस गाजा में जहां पर लोग 30 लाख के करीब लोग रहते थे, वो खंडेर बन चुका है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में मुस्लिम वोटों की एकमुश्त हिस्सेदारी पर दावा करने में पीछे नहीं रहते। यही वजह है कि चुनाव भले ही तेलंगाना में होने हो, लेकिन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा पर निशाना साधने में तनिक भी देरी नहीं की। हिमंता के एक बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे निशाना साधा, अब आप ये सुनिए। आसाम के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं। क्या कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल सकता है कि मियां अगर ऑटो में ड्राइवर होगा, 5 रुपए बिल हुआ तो तुम 4 रुपए देना उसको?
आसाम में मियां मुसलमान उन लोगों को बोलते हैं जो 150 साल पहले 200 साल पहले अंग्रेज उनको लाए थे वहां पर जिरात करने के लिए, काम करने के लिए। इतने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री तुम, मगर आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है ये मियां है, इनको अगर वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। ऐसी ही तकरीरों से असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी राजनीति हैदराबाद की चौहद्दी से बाहर कई राज्यों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। पिछले कुछ साल के दौरान ओवैसी की पार्टी तेलंगाना से महाराष्ट्र और बिहार झारखंड से गुजरात राजस्थान तक चुनाव लड़ चुकी है। अब इरादा बंगाल और असम पहुंचने का है, इसीलिए ओवैसी का अंदाज 100% सियासी हो चुका है। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को। डालू तेरा अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को? 2 रुपया अभी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हिमंत बिस्व शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। पिछले 1.5 दशक के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक अपनी सियासी ख्वाहिशों को परवाज देने की कोशिश की। हालांकि इसमें उन्हें कम ही कामयाबी मिली, लेकिन हैदराबाद में ओवैसी का सियासी किला पहले की तरह मजबूत है। सवाल यह है कि ओवैसी अपने गढ़ में इतने पॉपुलर क्यों हैं? तो उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। यह बात सही है कि ओवैसी अक्सर संसद में मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं, चाहे फिर वो बाबरी मस्जिद पर फैसले का मुद्दा हो, कथित लव जिहाद का मुद्दा हो, या फिर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का। अब ये कानून ओवैसी की आवाज संसद में गूंजती है और अक्सर दूसरे नेताओं की तुलना में वो बेहतर तर्क देते सुनाई देते हैं। वो बेबाक तरीके से खुलकर बोलते दिखते हैं। पिछले 1.5 दशक के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने देश में मुस्लिम राजनीति को नया रूप दिया। AIMIM के समर्थक कहते हैं कि ओवैसी देश में मुसलमानों के नए लीडर के तौर पर उभरे हैं। लेकिन ओवैसी का खुद के लिए क्या कहना है, जरा सुनिए। I am not a Muslim leader. I don't have this ambition or dream of become Muslim leader. Muslims require a collective leadership and I want to be part of that collective leadership. असदुद्दीन ओवैसी बेहद बारीकी से सियासत करते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं। 2 दशक के दौरान ओवैसी ने खुद का राजनीतिक कद बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि आज देश की सियासत में ओवैसी का जिक्र जरूर होता है और ओवैसी की तकरीरों का सिरा चीन अमेरिका तक पहुंच जाता है। और मैं बीजेपी के लोगों को फिर से बोल के जा रहा हूं, तुम ट्रम्प से क्यों डरते? तुम ट्रम्प से क्यों डरते? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। ट्रम्प बोल रहा है कि हमारे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उससे कहा सर प्लीज। बीजेपी के लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आरएसएस कुछ नहीं बोलेंगे। अब तो हद हो गई कि चाइना बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी बहादुर फौज ने पाकिस्तान के उस 9 एयरबेस के परचखे उड़ा दिए, चीन बोल रहा कि हम रुकाए। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कहा तो जाता है कि ये भड़काते और उकसाते भी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी ही तकरीरों से किसी दौर में पुराने हैदराबाद तक सिमटी ओवैसी खानदान की सियासत परवान चढ़ती रही है। लेकिन ओवैसी ने खुद को नहीं बदला। सियासी रसूख बढ़ा तो दक्षिण से लेकर दिल्ली की सत्ता को ललकारने का हौसला बढ़ता चला गया। महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए तो लगाओ नारा, नारे तकबीर।
सुनो ये आवाज आ रही है, लेके जाओ, उसको निकालो, उसको पहुंचाओ बांग्लादेश। ओवैसी मंझे हुए सियासतदान है, राजनीति में करीब 2.5 दशक का तजुर्बा है, लिहाजा कब कहां और क्या तकरीर करनी है वो अच्छे से जानते और समझते हैं। लगातार उन मुद्दों पर बोलते हैं जिन पर कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां चुप रहती हैं। यही वजह है कि देश की राजनीति में ओवैसी खानदान की सियासत का विस्तार होता नजर आ रहा है, जो आने वाले वक्त में कई पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।